सुबह से शाम तक ब्रेक ही करवा दे। 15 मिनट खूब होते हैं ना यार। नाश्ता करके आते होगे इस टाइम, तो चाय तो पीनी है। मैं तो अब तक 2 बार चाय पी के आ गया, आप 1 बार भी नहीं पी सकते। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। देखे अच्छा बताओ, देखिए मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में समझाओ मुझे, 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ा जाता था। 16वीं सदी में मनोविज्ञान किसका अध्ययन बना? आत्मा का अध्ययन। 17वीं सदी में किसका बना? मन का। 18वीं सदी में किसका बना? मन का। और 19वीं सदी में किसका बना? चेतना का। 20वीं में किसका बना? व्यवहार का। और 21वीं में किसका बना? व्यवहार के साथ में मानसिक प्रक्रिया, मतलब वर्तमान में हालांकि व्यवहार के साथ ही शुरू हो गया था 20वीं सदी में ही है। फिर हमने परिभाषाएं लिख रहे थे, परिभाषाओं में एक लिखा था हमने एबिंगास की। क्या कहा था एबिंगास ने? अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। फिर उसके बाद में वुडवर्थ ने देखो कितनी अच्छी परिभाषा दी है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, उसके बाद में मन का त्याग किया, उसके बाद में चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार को अपना रहा है। ये वुडवर्थ ने दी थी। लिखो 1-2 परिभाषाएं और लिखो। अगले लिखो मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल लिखो मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। अगला लिखो वाटसन। दोबारा बोलो। हम परिभाषा 2 तो लिख के चले गए थे, एबिंगास और वुडवर्थ की। अगली परिभाषा हमने लिखी है मैकडूगल की, और मैकडूगल में आप लिखो मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ये विलियम वुंट और विलियम जेम्स पीछे कैसे चले गए? पर वापस लाएंगे, आपके दिन आएंगे वापस। वो एक बार आए थे, थोड़े ही रहे, 11 वर्ष तक समाप्त हो गए है ना। अगला लिखो वाटसन के अनुसार। लिखो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। अगला लिखो जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ये ज्यादा नहीं लिखेंगे परिभाषाएं, हम 2-4 ही लिखेंगे है ना, ज्यादा नहीं उलझना है। परिभाषाओं में तो अथाह परिभाषाएं हैं, जरूरी नहीं हम जो लिख रहे हैं उनमें से आएगा, लेकिन 2-4 लिख लें तो अपने दिमाग में ये नहीं है कि हमने परिभाषाएं लिखी ही नहीं है। जेम्स
ड्राइवर में लिखो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और इसके बिना तो मनोविज्ञान अधूरी है। लिखो क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। इसके कभी भी हिंदी अनुवाद नहीं करनी है ना। आपको ये लगेगी आप लिख लो कि कागला एंड कागला, कोवा एंड कोवा के अनुसार है ना, नहीं है। ये सरनेम है, किसी व्यक्ति के सरनेम है। दो लोग है, ये अकेला नहीं है। एक क्रो और साथ में और क्रो दूसरा। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। एक व्यक्ति लिखो स्किनर, स्किनर। लिखो मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का, व्यवहार एवं अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। व्यवहार एवं अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान। बताओ एविंग हास वाली परिभाषा तो नहीं भूलोगे ना आप। इसने तो कहा था कि अतीत लंबा है और इतिहास छोटा सा है। फिर वुडवर्थ वाली परिभाषा तो कैसे ही नहीं भूलोगे। पहले आत्मा को, फिर मन को, फिर चेतना को, और वर्तमान में क्या कर रहा है, व्यवहार को अपना रहा है। फिर मैकडूगल ने क्या कहा था, व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ, यथार्थ मतलब रियलिस्टिक, रियल में, वास्तविक। क्योंकि ये परिभाषा पहले नहीं दी थी उन्होंने, पहले तो वो हो सकता है वाली दी थी, है ना, धुंधली सी परिभाषा। फिर बाद में इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का कैसा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान, यथार्थ विज्ञान है। फिर वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित, निश्चित यानी फिक्स, विशुद्ध यानी विशेष रूप से शुद्ध, विशुद्ध मतलब मिलावट नहीं है, विशेष रूप से शुद्ध, 24 कैरेट। ये कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। फिर जेम्स ड्रेवर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये विशुद्ध शब्द आ जाए, निश्चित शब्द आ जाए तो कौन होगा, वाटसन। और यदि शुद्ध शब्द आ जाए तो दोनों अलग अलग है ना। फिर क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध, मानव जो व्यवहार करता है और मानव जो संबंध है उनको दर्शाने का विज्ञान है। फिर स्किनर कहता है मनोविज्ञान व्यवहार के साथ में अनुभवों का आधारभूत विज्ञान है। बेसिक विज्ञान यही, बेसिक साइंस है। किसका है, एक तो एक्सपीरियंस अनुभव और दूसरा व्यवहार बिहेवियर, दोनों का आधारभूत विज्ञान है। एक परिभाषा लिखो बोरोन के अनुसार, बोरोन लिखो बोरोन में आप लोग लिखो मनोविज्ञान को व्यवहारात्मक योग्यताओं
व्यवहारात्मक योग्यताओं, मनोविज्ञान को व्यवहारात्मक योग्यताओं एवं मानसिक प्रक्रियाओं मनोविज्ञान को व्यवहारात्मक योग्यताओं एवं मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में उचित ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। उचित ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में उचित ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। अगली परिभाषा लिखो, हिलगार्ड, सेंट्रोक, मेयर, सिसरेली, एटकिंसन, इन सब ने एक जैसी परिभाषा दी है। इन सब ने एक जैसी परिभाषा दी है। इनको इतनी अचरज भरी निगाहों से मत देखो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों जो परिभाषाएं लिखवा रहा हूं ना, ये 2000 के बाद की है, ये 2001 की है, ये लगभग 2003, 4, 5 की है। ये जो परिभाषाएं दे रहे हैं ये लोग, इसका मतलब ये सारे के सारे वर्तमान में जिंदा है, सारे के सारे मनोवैज्ञानिक है। और वर्तमान में जो अपनी 12वीं की किताबें चल रही है ना, बोर्ड की, राजस्थान में जो साइकोलॉजी की किताबें चल रही है, उसमें केवल मनोविज्ञान की 2 ही परिभाषाएं हैं, एक तो इस बोरोन की और एक इनकी परिभाषाएं। इसका मतलब पुरानी वाली अब खत्म हो गई है, पुराना जमाना चला गया है, इसलिए इनमें से सवाल पूछने की पूरी संभावना बनती है। आज का अखबार पढ़ा क्या आपने? आज के अखबार में एक फोटो छपी है जिसमें एक कमरे में एक लड़की परीक्षा दे रही है, बाकी पूरा कमरा खाली है, और उसमें फिर नीचे लिखा है मनोविज्ञान के लिए परीक्षार्थी उपलब्ध नहीं है। एक परीक्षार्थी ने दी परीक्षा, कल 12वीं बोर्ड का पेपर था मनोविज्ञान सब्जेक्ट का, राजस्थान का। तो उसमें हालांकि जोधपुर में बहुत सारे लोगों ने दिए, लेकिन जोधपुर में एक ऐसा सेंटर है जिसमें केवल एक कमरे में एक ही लड़की परीक्षा दे रही है। इसका मतलब मनोविज्ञान पढ़ने वाले लोगों की बहुत कमी आ गई है। मनोविज्ञान सब्जेक्ट बहुत कम लोग ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा स्कूलों में है ही नहीं, बहुत कम, कोई चुनिंदा स्कूल है जिनमें ये मनोविज्ञान सब्जेक्ट है। तो उसमें एक सवाल पूछा गया है, ये हिलगार्ड सेंट्रोक वाली परिभाषा वाला, कल के पेपर में पूछा गया है, तो हो सकता है अपने को भी पूछ ले। ये ध्यान रखना, ये नई परिभाषाएं हैं, इन लोगों ने सबने एक जैसी बताई है, इसने भी एक जैसी बताई है, थोड़ा शब्दों का रूप बदल दिया है। लिख लो, बहुत आसान सी परिभाषा है इनकी। हाँ, ये सब सारे नाम लिखने हैं इनके, हिलगार्ड, सेंट्रोक, मेयर, सिसरेली, एटकिंसन, लिख लिए ना। अब इनके नाम ही ऐसे ही निकाले हैं, नहीं कालू राम और बालू राम और केसा राम और छोटू राम और ऐसे नाम होते हैं अपने, लेकिन अपने वाले तो अध्ययन ही नहीं करते हैं। एटकिंसन, किसन नाम सुना है ना? किसन, किसन नहीं सुना है? वो है ना, किसन थारी टपरी की चाय पिला देर, है वो किसन। ये किसन नहीं, ये किंसन है। लिख लिया? लिखो, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का
मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समझ जाएंगे क्या? मतलब ये वर्तमान की बातें कर रहे हैं। वर्तमान में केवल व्यवहार को लेकर नहीं उड़ रहे हैं हम लोग। व्यवहार के साथ में किसको जोड़े रखा है हमने? मेंटल प्रोसेस को, मानसिक प्रक्रिया को जोड़ के रखा है। इन लोगों ने तो सीधा सीधा कह दिया व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन ही है ना भाई, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इसका मतलब है जो भी स्टडी करेगा, जो भी अध्ययन करेगा, वो साइंटिफिक तरीके से करेगा। और बोरोन ने थोड़ा उलझा दिया इसको कि मनोविज्ञान व्यवहारात्मक योग्यताओं, व्यवहारात्मक योग्यता मतलब व्यवहार, और मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में उचित ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। बात तो सेम ही आ गई है, थोड़ा सा बात को घुमा दिया है। तो इनकी परिभाषाएं आपको वर्तमान दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा याद रखनी है। किसकी? एक तो बेरोन की, और फिर इनमें से एक का भी नाम दे देंगे किसी का भी, और फिर पूछेंगे उसकी परिभाषा कौन सी है। तो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इन सब के अनुसार मनोविज्ञान है। फिर एक अलग से लाइन में लिखो, परिभाषाएं कंप्लीट हो गई, इतनी लिखेंगे। अलग से लिखो, लिखो मनोविज्ञान के इतिहास को, मनोविज्ञान के इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मनोविज्ञान के इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 लिखो, पूर्व वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल, प्री साइंटिफिक पीरियड। पूर्व वैज्ञानिक काल। आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का है क्या? मीडियम इंग्लिश? फिर तो आपको यहीं बैठना है। आज तो बैठ गए हैं, आपको छूट दी जा रही है, कल से यहीं। पूर्व वैज्ञानिक काल। अच्छा, इसके आगे डेट लगा के लिखो, कब से है भाई? ये लिख लो ना, 1879 से पहले, 1879 से पहले, ऐसे लिख लो। 1879 से पहले। फिर नंबर 2 लिखो, वैज्ञानिक काल। और वैज्ञानिक काल क्या हो जाएगा? 1879 के बाद। लिखो 1879 के बाद का समय। ये थोड़ा सा ये लैंडमार्क ध्यान रखना आप, 1879 वाला। किस लिए? जब पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित होती है, इसके लिए। हमने अभी तक केवल मनोविज्ञान की चर्चा की है, और मनोविज्ञान में केवल हमने ये पढ़ा है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। किसका अध्ययन करता है? यदि विस्तृत परिभाषा में, विस्तृत अर्थ में देखें तो व्यवहार का अध्ययन करता है। यदि इसको थोड़ा संकीर्ण अर्थ में लेकर जाए तो व्यवहार के साथ में मानसिक प्रक्रियाओं का। अच्छा, कैसा अध्ययन है? वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक है? कैसा है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक अध्ययन एक नहीं है, साइंटिफिक, क्योंकि ये विज्ञान का दर्जा ले चुका है मनोविज्ञान। इसलिए मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसका अध्ययन करता है? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अभी वर्तमान तक की स्थिति यह है। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा को। अभी तक हमने किसको देखा है? मनोविज्ञान। अपने सिलेबस में मनोविज्ञान नहीं है, अपने सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है। मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है अपने को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है। तो पहले हम थोड़ा सा हल्की सी चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में। एक स्वतंत्र हेडिंग लगाओगे, शिक्षा। शिक्षा। वो दो लाइनें तो जो आपको आती है वो तो लिखो। लिखो शिक्षा, नेक्स्ट लाइन में लिखो शिक्षा संस्कृत के
सिक्स धातु से बना है। शिक्षा संस्कृत के सिक्स धातु से बना है। सिक्स धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सिक्स धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द, अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। जिसका अर्थ होता है ई प्लस ड्यूको, जिसका अर्थ होता है ई प्लस ड्यूको। ई मिस अंदर से और ड्यूको मिस बाहर निकालना। ई मिस अंदर से और ड्यूको यानी बाहर निकालना। क्या मतलब हुआ इसका? मैं आपको उठा के इस कमरे से बाहर निकालूं, इसका मतलब मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। भाई चर्चा क्या चल रही है हमारी? एजुकेशन की चल रही है। इसका मतलब ये शिक्षा है। शिक्षा किसे कहोगे? आपको उठा के बाहर निकाल देना। कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, उसको कुएं से बाहर निकालना क्या है? शिक्षा। यही है। फिर क्या बाहर निकालना है? ज्ञान को बाहर निकालना शिक्षा है। और मान लो बाहर निकालने लगे, अगला कहे ज्ञान मत दे, वहीं रख। तो बालक के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती है, उन क्षमताओं को निखारना, उन क्षमताओं का प्रयोग करवाना सिखाना, उसे वो अंदर से बाहर निकालना। बालक के अंदर छुपी हुई जितनी भी क्षमताएं ना, अंतर्निहित क्षमताएं, उन क्षमताओं को निखारना, उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। मतलब एजुकेटम कहलाता है। ई प्लस ड्यूको कहलाता है। ध्यान रखिएगा। कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ शिक्षाविद मानते हैं कि ये एजुकेयर से भी बना है, कुछ मानते हैं एजुशियर से भी बना है। अपने को ये ध्यान रखना है कि शिक्षा के दो शब्द है। ये एक तो हिंदी में देखें तो संस्कृत के किससे बना है? धातु तो समझते हैं ना, अलग अलग होती है। मतलब मूल जो धातु होती है फिर उसमें जुड़ जाती है, क्रिया बनती है, वो अलग बातें हैं। सिक्स धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना होता है। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ई प्लस ड्यूको, मतलब अंदर से बाहर निकाल। ध्यान रखिएगा। अच्छा, शिक्षा किसको दी जाती है? शिक्षा किसको दी जाती? सभी को दी जाती है। अच्छा, शिक्षा किन का गुण है? ऑप्शन दूं? ऑप्शन ए केवल मनुष्य प्राणी का, ऑप्शन बी अन्य प्राणियों का, ऑप्शन सी सभी प्राणियों का। है डी ऑप्शन है ही नहीं, तीन ही ऑप्शन है। शिक्षा किसका गुण? आपके सामने इतना सा सवाल लिखा हुआ आएगा और उसमें पूछेगा मनुष्य प्राणी का, अन्य प्राणियों का, और सी होगा मनुष्य और अन्य सभी प्राणियों का। कितने लोग ऑप्शन ए पे सहमत हैं?
कितने लोग ऑप्शन बी पे सहमत है? मतलब मनुष्य का गुण है ही नहीं, बी वाले ये कह रहे हैं। और ऑप्शन कितने लोग हैं? ए मनुष्य का, बी अन्य प्राणियों का, और सी में दोनों प्राणियों का। सी पर वेरी गुड। ए वाले क्या सोच के बता रहे हैं? एजुकेशन बता चुका हूं मैं आपको, आपके बेच को बता चुका हूं मैं। और मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कहा किस किस के घर में ऐसी कोई भैं है क्या जो 10वीं पास है क्या? कोई गाय हो, कोई आपने कुत्ता देखा हो, कोई बिल्ली देखी हो जिसके पास 5वीं की मार्कशीट हो NIOS की? भाई आप मुझे कुतर्क देंगे इस बात के लिए कि वो तो केवल औपचारिक शिक्षा होती है, वो तो केवल औपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन फिर भी आपने कभी भी ये सुना है क्या कहीं जाते हुए कि देख मेरी बहन है बहुत अच्छी एजुकेटेड है, कुत्ता है ना वो बहुत अच्छा एजुकेटेड है? सुना है कभी ऐसा? ट्रेंड हो सकता है, एजुकेटेड नहीं हो सकता है। ट्रेनिंग दी जा सकती है, एजुकेशन नहीं दी जा सकती है। मतलब प्रशिक्षण दिया जा सकता है, शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा केवल किसका गुण है? मनुष्य प्राणी का गुण है। शिक्षा केवल किसका है? मनुष्य प्राणी का गुण है। अच्छा, शिक्षा कब दी जाती है? शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? कौन सी अवस्था में शिक्षा दी जाती है? बाल्यावस्था में। लिख लो, अगली लाइन में लिखो, शिक्षा मनुष्य प्राणी का गुण है। शिक्षा मनुष्य प्राणी का गुण है जो एक सतत प्रक्रिया है, जो एक सतत प्रक्रिया है। अतः जीवन पर्यंत चलती रहती है, अतः जीवन पर्यंत चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत का मतलब समझ गए ना? कोई अवस्था फिक्स नहीं है। जब तक आदमी जिएगा तब तक शिक्षा लेता रहेगा। आदमी जब मरता है, और मरते वक्त भी जी दौरा होता है उसका, जी बहुत मुश्किल से निकलता है, जी घबराता है, जी मचलता है, तब उसको याद आता है कि यार थोड़े कर्म सही कर लिया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना होता। इस समय भी वो क्या कर रहा है? शिक्षा ले रहा है। भाई जरूरी नहीं है औपचारिक शिक्षा ही ले, वो आके थोंडाइक और पावलोव के सिद्धांत ही पढ़े, ये जरूरी नहीं है। वो कौन सी शिक्षा है? अनौपचारिक। वो शिक्षा तो ले रहा है। क्या कर रहा है? शिक्षा। अच्छा, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, शिक्षा सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। शिक्षा सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखो, औपचारिक शिक्षा। देखेंगे एक बार, है ना? लिखेंगे नहीं आगे। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। 3 ही प्रकार की होती है शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ये 3 प्रकार की शिक्षा होती है। इस 3 प्रकार की शिक्षा को डिफाइन करने के लिए मैं 2 शब्दों को लैंडमार्क के रूप में काम में लेऊंगा, मानक के रूप में काम में लेऊंगा। एक है उद्देश्य और एक है परिस्थितियां। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या औपचारिक शिक्षा क्या होती है? समझाओ, देखिए
जो पूर्व नियोजित हो, जिसके उद्देश्य हो, विशिष्ट उद्देश्य हो और समायोजन हो। फेंको, फेंकने से ही ज्ञान बढ़ेगा। औपचारिक शिक्षा का आपको मौका मिले, बोले औपचारिक शिक्षा पर बोलो तो बोलो। कॉलेज की समय निर्धारित हो, मतलब टाइम टेबल बनाकर पढ़ना। सुनियोजित हो और उबड़ खाबड़ तरीके से पढ़ना अनौपचारिक हो जाएगा। पाठ्यक्रम निश्चित होता है जिसका। देखो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई। यदि इन बातों को दो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष के रूप में यदि हम जोड़ लें तो मैं कहूंगा कि ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित होते हैं और परिस्थितियां भी निश्चित होती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित होते हैं और साथ में क्या निश्चित होती है, इन परिस्थितियों में मैंने सब कुछ रख दिया है। उद्देश्य निश्चित हो, परिस्थितियां निश्चित हो, क्या कहलाएगी? औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। जैसे उदाहरण दो, जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज के नियमित विद्यार्थी की शिक्षा, स्कूल हो कॉलेज हो, नियमित विद्यार्थी की शिक्षा क्या कहलाएगी? औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। देखो स्कूल के लिए उद्देश्य निश्चित होता है उस बच्चे के लिए, वो जिस क्लास में पढ़ रहा होता है उस क्लास को पास करना उसका उद्देश्य होता है। परिस्थितियां निश्चित होती है, इतनी बजे से इतनी बजे उस बिल्डिंग में, उस कमरे में, इस प्रकार के व्यक्तियों से ये सब्जेक्ट पढ़ेगा। बताओ परिस्थितियां निश्चित होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब उसके लिए उद्देश्य भी निश्चित है और परिस्थितियां भी निश्चित है। आप ये जो यहां शिक्षा ले रहे हैं कौन सी शिक्षा है? औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक शिक्षा है। अभी जो आप शिक्षा ले रहे हैं ये कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। आपका सबका उद्देश्य एक है और वो निर्धारित है, निश्चित है, और आपकी परिस्थितियां भी क्या है? निश्चित है। इतने बजे से इतने बजे गीता भवन के इस हॉल में बैठना पड़ेगा, इतने बजे से इतने बजे तक इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये परिस्थितियां क्या आपके लिए निश्चित रखी गई है। बात समझ पा रहे हैं? कोई भी नियमित विद्यार्थी की शिक्षा होती है ना, वो किस में आती है? औपचारिक शिक्षा में आती है। फिर अनौपचारिक, अनौपचारिक में उद्देश्य निश्चित होते हैं, परिस्थितियां निश्चित नहीं होती है। उदाहरण दो तो, ऑनलाइन पढ़ना, मजा नहीं आया। चलो इसको छोड़ो, एक बार निरौपचारिक पर आ जाओ। निरौपचारिक उद्देश्य तो निश्चित होते हैं, अब क्या करेंगे? परिस्थितियां आधी निश्चित होती है, आधी निश्चित नहीं होती है, बीच में तो रखेंगे ना। ऑनलाइन, ये तो उदाहरण है, कॉन्सेप्ट दे वो मुझे, किसे कहेंगे? पाठ्यक्रम तो अपने तो लैंडमार्क की दो ही है, उद्देश्य और परिस्थितियां, इनके आधार पर ही देखना है। उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। ऑनलाइन वालों तुम्हारे उद्देश्य निश्चित नहीं है क्या? मामला थोड़ा सा गड़बड़ है ना। अनौपचारिक शिक्षा जिसमें उद्देश्य भी निश्चित नहीं होते हैं, परिस्थितियां भी निश्चित नहीं होती है, दोनों ही निश्चित नहीं है। जैसे जैसे समाज द्वारा, परिवार द्वारा, यही होता है ना। जैसे सामाजिक शिक्षा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सामाजिक शिक्षा। इसीलिए इसे बोलते हैं पारिवारिक शिक्षा, इसीलिए इसे बोलते हैं व्यवहारिक शिक्षा, जिसमें उद्देश्य भी निश्चित नहीं है, परिस्थितियां भी निश्चित नहीं है। जैसे सड़क पर चलते हुए सीखना, सड़क पर चलते हुए सीखना, जैसे दादाजी से प्राप्त शिक्षा। अब दोनों में कुतर्क हो सकते हैं। सड़क पर चलते हुए यदि मनोविज्ञान की किताब खोल रखी है, सीखता जा रहा है, तो अनौपचारिक में नहीं आएगी, वो ध्यान रखना है। दादाजी जिसके मास्टर है और उससे पढ़ रहा है वो स्कूल में जाके, तो अनौपचारिक में नहीं आएगी। ये सामान्य सी भाषा में है कि सड़क पर चलते हुए सीखना। सड़क पर कैसे चलते हुए सीखना? कोई ज्ञान दे रहा है मान लो ना। अच्छा
जैसे मान लो आप यहां से गीता भवन से अपने रूम पर जा रहे हैं, ठीक है। अब रूम पर जा रहे हैं, चलते आपने देखा कि सामने से एक उद्दीपक आ रहा है। पहले तो संकट ये कि उद्दीपक क्या है भाई, उद्दीपक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा उद्दीपक का संकट क्या। अच्छा, कभी आपने नाम सुना है क्या प्रेरक क्या होता है? कभी आपने नाम सुना है क्या उद्दीपक क्या होता है? बस मैं अभी 2 ही शब्द सिखाऊंगा आपको, बाकी बाद में सिखाऊंगा। एक होता है प्रेरक, एक होता है उद्दीपक। प्रेरक इंग्लिश ये साइंस वाले लोग जानते हैं, इसे उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक वर्धक अलग होते हैं, उत्प्रेरक विष अलग होते हैं, ये साइंस वाले जान सकते हैं ना। आर्ट्स वालों के लिए प्रेरक वो होते हैं जो प्रेरणा देते हैं, यही होते हैं। और सही भी वही है, सही भी वही है कि जो प्रेरणा देते हैं। अच्छा, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने वाले जो तत्व होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? प्रेरक तत्व कहलाते हैं। आपको कोई कार्य करने के लिए यदि कोई प्रेरित कर रहा है तो वो क्या है? प्रेरक है। फिर उद्दीपक, जैसे देखकर प्रेरणा ले तो प्रेरक होता है। अनुक्रिया, अनुक्रिया तो प्रेरक के कारण ही तो की जाती है ना, इसको स्टिमुलस बोलते हैं उद्दीपक को। क्या क्या जैसे मान लो मैं समझाऊं आपको ना, देखो ऑप्शन देखो, बिना ऑप्शन उदाहरण देके समझा दूं। मान लो आप किसी शादी विवाह में जा रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो शाम को 4:15 बजे यहां से छूटने के बाद 6:15 क्या फर्क पड़ता है? तो खाना तो वैसे ही 9 बजे होता है, जल्दी जाकर क्या निकाल लोगे? और वैसे लाइटिंग लगी होती है शाम को, तो आप यहां से जाने के बाद तैयार हुए, मतलब ऐसे उछल के पड़े जैसे कोई मेरी वजह से यहां बैठे हैं आप लोग, और नौकरी लगने के बाद सारा पेमेंट मुझे ही ट्रांसफर करेंगे आप फिर। और जैसे पहली बार ही बैठे हैं, आपके अलावा कोई 8 बजे तक पढ़ाई नहीं है ना। अच्छा, शाम को तैयार व्यार हुए, डीओ लगा के, स्प्रे लगा के, जो भी था ना वो सारा चश्मा वश्मा लगा के, वो ब्लैक वाला, और वो फिर पहुंच गए। आपने जैसे ही वहां पर देखा, वो ओपन थिएटर वाला लगा हुआ था, टेंट वेंट, उसमें आपने देखा कि उसमें उस थिएटर में बहुत सारे प्रेरक घूम रहे हैं। प्रेरक क्या? जो आदमी को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वही तो प्रेरक होता है। आदमी को कार्य करने के लिए क्या करें? प्रेरित करें। मुझे बताओ, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको ढंग से चलना है, ढंग से व्यवहार करना है, आपको एक्शन से चलना है। अच्छा, खाना खा रहे हैं तो भी उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के खाना है, डाकियों की तरह एकदम नहीं खा जाना है एक साथ। ये जो आपको अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वो उन प्रेरकों द्वारा ही तो किया जा रहा है ना। प्रेरक वो होता है जो अपने को प्रेरित करे। बात समझ रहे हैं? किसके लिए? कार्य करने के लिए। किसके लिए प्रेरित करे? कार्य करने। लेकिन ध्यान रखना, उन उतने सारे प्रेरकों में से एक प्रेरक ऐसा होता है जो निश्चित परिस्थिति में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है, वो उद्दीपक कहलाता है। इसका मतलब एक निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, सर्वाधिक प्रेरित करेगा, वो क्या कहलाएगा? उद्दीपक कहलाएगा। होता है कि नहीं होता है? उन प्रेरकों में से एक ऐसा उद्दीपक होता है जिसके लिए बार बार हम 4-5 बार नहीं जरूरी है ना, तो भी हम आलू टिकिया खा के आते हैं। चलो, अंदर से कह रहा नहीं खानी है, फिर भी नहीं बोले नहीं। हाँ, बात समझ पा रहे हैं ना? मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे ही RSMB की, अधीनस्थ बोर्ड की, RPSC की, केंद्र की कोई भी विज्ञप्ति आती है, आपको प्रेरित करती है कि नहीं करती है? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं करती है? बहुत सारी विज्ञप्तियां आती रहती है, आपको प्रेरित करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन एक दिन ग्रेड 3 की आई विज्ञप्ति आपको निश्चित परिस्थिति में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी कि नहीं करेगी? जितनी भी वैकेंसी आई ना, वो सब प्रेरक है, और वो रीट की वैकेंसी उद्दीपक है आपके लिए। इसका मतलब वह प्रेरक जो उद्दीपक, प्रेरक जो प्रेरकों से आगे बढ़कर निश्चित परिस्थिति में आपके कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं क्या?
उद्दीपक वह होता है जिसको देखकर कार्य किया जाता है, जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आप सोच के बताओ, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक रखा था मछली के मांस का टुकड़ा। बिल्ली को जो भूख लगी होगी तो उसको प्रेरित तो खूब सारे कर रहे होंगे, उसे याद आ रहा होगा कि कहां पर जावनी खाई थी, कहां पर दही खाया था, कहां पर दूध खाया था, कहां पर हलवा खाया था, उस घर में ये रखा हुआ है, उस घर में ये रखा हुआ है। प्रेरित तो सब कर रहे हैं उसको, लेकिन उस समय निश्चित परिस्थिति में कौन प्रेरित कर रहा है? मांस का टुकड़ा। तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा? उद्दीपक बन जाएगा। अब वापस रवाना हो यहां से। हम यहां से रवाना हुए थे किसके लिए? अनौपचारिक शिक्षा के लिए। किसके लिए हुए थे? अनौपचारिक शिक्षा के लिए जा रहे थे। और हम जा रहे थे, रास्ते में अपने को क्या मिला था? प्रेरक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उद्दीपक मिला था। रास्ते में क्या मिला था? उद्दीपक मिला था। याद आ रहा है? जैसे ही उद्दीपक आया, उद्दीपक को देखकर आप कार्य करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित हुए कि नहीं हुए? निश्चित रूप से प्रेरित हुए। मतलब आपने उद्दीपक को ओवरटेक करने का प्रयास किया, अपने आप को तैयार किया ओवरटेक करने के लिए ना। जैसे दूर से उद्दीपक आ रहा है, उद्दीपक आ रहा है, तो आपने अपने आप को संभाला, मतलब मैं अच्छा ठीक हूं। फिर आपकी चाल ढाल चेंज। पहले जो चल रहे थे ना या ऐसे, अब वो चाल ढाल चेंज, बड़े स्टाइल से चल रहे हैं आप लोग। अब मुस्कुरा रहे हैं, चाहे कितनी भी कैसी भी स्थितियां रही हो आपकी। देखिए, आप कार्य करने के लिए प्रेरित हुए कि नहीं हुए? और आपने जैसे ही उद्दीपक नजदीक आया, आपने उद्दीपक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। और जैसे ही ओवरटेक करने का प्रयास किया, उद्दीपक ने एक चप्पल खोली और दे दनादन। फिर आसपास वाले और आ गए, फिर आसपास वाले और आ गए, डंग से मारा। कैसे न कैसे करके कोई मेरे साथी वहां पर पहुंचे और उन्होंने छुड़ाया, लंगड़ाते हुए कमरे पर पहुंचे। फिर कमरे पर आपका दोस्त तैयार बैठा था स्वागत करने के लिए, और वहां पर बेड पर बैठते हुए कहा, रे कुछ भी कर लेना रे, जीवन में कभी भी उद्दीपक को ओवरटेक मत करना। शिक्षा मिली कि नहीं मिली? मिली। क्या उद्देश्य निश्चित था? क्या ये सीखने गए थे? क्या परिस्थितियां निश्चित थी? क्या कल दोबारा वहां से जाओगे तो ये सीखोगे? क्या हमेशा वहां पर वही चीज सीखी जाती है? इसका मतलब जिसमें उद्देश्य भी निश्चित नहीं हो, परिस्थितियां भी निश्चित नहीं, और फिर भी हमें शिक्षा मिल जाए, कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक। बताओ, ऐसी शिक्षा समाज द्वारा, परिवार द्वारा मिलती है कि नहीं मिलती है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक, पारिवारिक या फिर व्यवहारिक शिक्षा। बताओ, सड़क पर चलते हुए ऐसी शिक्षा मिल गई कि नहीं मिल गई? सड़क पर चलते हुए सीखना, दादाजी से प्राप्त शिक्षा, ये शिक्षा कैसी आती है? अनौपचारिक में आती है, जिसमें ना उद्देश्य निश्चित होते हैं और ना परिस्थितियां निश्चित होती है। और तीसरी वाली जो होती है ना, वो होती है निरौपचारिक। कौन सी होती है? निरौपचारिक। जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होते हैं लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं होती है। उद्देश्य तो निश्चित होंगे लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं होगी। जैसे किसी स्वयं पाठी विद्यार्थी की शिक्षा। किसकी शिक्षा? स्वयं पाठी विद्यार्थी की। स्वयं पाठी विद्यार्थी का मतलब जो स्वयं अध्ययन कर रहा है, जो खुद अध्ययन कर रहा है। मुझे बताओ, उसके लिए उद्देश्य तो निश्चित है ना। 10वीं में यदि कोई प्राइवेट स्टूडेंट है तो 10वीं पास करना उसके लिए उद्देश्य है, लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं है ना। वो मर्जी हो तो खेत में पढ़ सकता है, गांव में पढ़ सकता है, ननियाल में पढ़ सकता है, ससुराल में पढ़ सकता है, अड़ाव में पढ़ सकता है, कमरे में पढ़ सकता है, छत पर पढ़ सकता है, लेट कर पढ़ सकता है, खड़ा होकर पढ़ सकता है, उठ कर, बैठ कर, रात को, दिन में, सुबह शाम, कभी भी पढ़ेगा। उसके लिए कोई परिस्थितियां निश्चित नहीं है। उसके लिए उद्देश्य तो निश्चित है, उद्देश्य निश्चित है, परिस्थितियां निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होगी ना, वो क्या कहलाएगी? आपकी निरौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? 3 शिक्षाएं अपने पास में। कौन सी? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। अच्छा, मुझे अब एक जवाब दे दो। एक सवाल पूछा गया पिछले दिनों कि साक्षर भारत अभियान निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? किस में होगा? साक्षर भारत अभियान में पढ़ा चुका हूं स्कूल मैनेजमेंट में, इसलिए मुझे ये सवाल पूछते हुए बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है कि बच्चों को पता नहीं है कि साक्षर भारत अभियान क्या है। साक्षर भारत अभियान का उद्देश्य निश्चित है कि साक्षर बनाना, लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था, जहां वो व्यक्ति मिले उसी जगह, जिस समय मिले उसी जगह उसे पढ़ा दो। इसका मतलब उद्देश्य तो निश्चित है लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं है।
वर्तमान में चल रहा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम साक्षर भारत अभियान का हिस्सा है। और बताओ वो भी तो निरौपचारिक में आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान रह जाएगा। अच्छा, दूरस्थ शिक्षा जो होती है, ओपन यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा होती है, वो सारी किस में आ जाएगी? निरौपचारिक में। क्लियर? लिखो। नंबर 1 लिखा आपने, लिखो ऐसी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें, ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित हो, जिसमें उद्देश्य तो निश्चित हो लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं हो। सॉरी, आपने क्या लिखा है? ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य एवं परिस्थितियां दोनों निश्चित हो। परिस्थितियां दोनों निश्चित हो। जैसे, अब आगे वो नहीं लिखेंगे, इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ये नहीं लिखना है। जैसे नियमित विद्यार्थी की शिक्षा, जैसे नियमित विद्यार्थी की शिक्षा, नियमित विद्यार्थी की शिक्षा। नंबर 2 लिखो, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य एवं परिस्थितियां, उद्देश्य एवं परिस्थितियां दोनों ही निश्चित ना हो। दोनों ही निश्चित ना हो। जैसे, जैसे सड़क पर चलते हुए सीखना, जैसे सड़क पर चलते हुए सीखना। सड़क पर चलते हुए सीखना। अच्छा, इसी में अगली लाइन लिखोगे, इसे सामाजिक, सामाजिक पारिवारिक, सामाजिक पारिवारिक एवं व्यावहारिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक पारिवारिक एवं व्यवहारिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। कमेंट दिखाओ। शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। हो गया? नंबर 3 लिखो, निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। इसमें लिखो, ऐसी शिक्षा जिसमें, वापस 1 मिनट ऊपर 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 ऊपर, ये साक्षी ने सिर्फ इतना ही लिखा है सर, OTR में गलती हो गई है, सही हो सकती है, क्या हो जाएगी? YouTube पे पूछो OTR पे गलती हो गई है, एडिट करने का क्या तरीका है। एक वीडियो सामने निकल रहेगा, उसको देख के एडिट कर लो। जीव जंतुओं को भी शिक्षा दी जाती है उससे। हाँ साक्षी, हो जाएगा। अरे OTR सही है।
हाँ, हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखो आदमी जब तक जिंदा रहता है ना, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है इस दुनिया में। चलिए, ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होते हैं, जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होते हैं, लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं होती है। लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं होती है। जैसे स्वयं पाठी विद्यार्थी की शिक्षा, स्वयं पाठी विद्यार्थी की शिक्षा, स्वयं पाठी विद्यार्थी की शिक्षा, कोमा दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ दूर स्थान पर बैठकर ली जाने वाली शिक्षा होती है ना, दूरस्थ, जिसे पत्राचार बोलते हैं हम लोग, दूरस्थ शिक्षा, साक्षर भारत अभियान आदि, साक्षर भारत अभियान आदि, साक्षर भारत अभियान आदि। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे ना, ठीक है, सवाल पूछ लूं? सवाल है मेरा, शिक्षा की प्रक्रिया होती है, सोच ले आराम से, शिक्षा की प्रक्रिया होती है, शिक्षा की प्रोसेस जो चल रही है। यदि आपने नहीं भी पढ़ा तो भी तुक्का तो फेंकना ही है। ऑप्शन ए, कौन सहमत है? वेरी गुड, आधा आ गया ना, नहीं मत ऐसे ही पूरा हाथ खड़ा नहीं किया है, फिर भी हम आपको एक में मानेंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला सवाल पूछ रहा हूं, ऑप्शन यही रहेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा की प्रक्रिया होती थी, अब हाथ खड़ा करो, देखे ऑप्शन ए पे, बी पे, सी, अच्छा तीसरा सवाल, ऑप्शन यही है, आधुनिक काल में शिक्षा की प्रक्रिया होती है, आधुनिक काल में शिक्षा की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, कोई नहीं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अच्छा, कुछ लोगों के ये दूसरा वाला सवाल लिखने के बाद पहले वाले में भूल सुधार के लिए मन हुआ होगा, भाई दूसरा वाला क्वेश्चन आने के बाद उनको समझ में आ रही यार क्या पूछ रहा है। अगली सब हेडिंग लगाइए शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा में लिख रहे हैं हम, जैसे शिक्षा के प्रकार लिखे ना वैसे लिखिए शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया, इस तरह से टेबल बना लीजिए, एक तरफ द्विमुखी और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, त्रिमुखी। अच्छा, द्विमुखी का मतलब क्या होता है? शब्द को समझो, जिसके दो मुख हो। हाँ, तो द्विमुखी मतलब दो मुख, मतलब दो आयाम, दो फलक। भाई बना तो यहीं से है ना शब्द, जिसके दो आयाम हो। कौन कौन से?
एक ही आयाम, एक ही आयाम, ये दोनों आपस में जुड़े हुए। यह है शिक्षक और यह है शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी। देखिए एक बार, है ना, द्विमुखी का मतलब है ऐसी शिक्षा जिसमें केवल दो आयाम हो। कितने आयाम हो? दो आयाम। एक आयाम है शिक्षक और एक है शिक्षार्थी, मतलब एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला, बाकी और किसी का रोल नहीं है बीच में। आप सोच के देखिए, प्राचीन काल में हमें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा की प्रक्रिया इस प्रकार की थी प्राचीन काल में। प्राचीन काल में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उसमें शिष्य गुरु के पास रहता था, गुरु का पूरा काम करता था। जब गुरु की मर्जी होती कि अब उस गुरु को थोड़ा टाइम मिला है तो पढ़ा देता था। जो मर्जी होती तो वो सिलेबस पढ़ाता था। ये नहीं कह सकते सर सिलेबस में से एक बिंदु छोड़ दिया है, क्योंकि सिलेबस था ही नहीं, दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं था। मर्जी होती तो वो सामाजिक शिक्षा देता, मर्जी होती तो सैन्य शिक्षा देता, मर्जी होती तो वो राजनीतिक शिक्षा देता, उसकी जो मर्जी होती ना वो शिक्षा देता था। कोई सिलेबस नहीं था, केवल एक शिक्षक होता था और एक कौन होता था? शिक्षार्थी होता था। क्या मुझे बताइए उसमें शिक्षार्थी को महत्व दिया जाता था क्या? सब सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता था? शिक्षक को। मुझे बताइए इस प्रकार की शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी कि नहीं होती थी? कैसी होती थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जॉन एडम्स बता रहा है। कौन बता रहा है? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने हमें यह बताया कि प्राचीन काल में शिक्षा द्विमुखी होती थी, जिसमें एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी होता था, और इस प्रकार की शिक्षा शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी। ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल में शिक्षा के कितने मुख हो गए? तीन मुख हो गए, तीन आयाम हो गए भाई शिक्षा के। ये तीन आयाम, एक कौन है? शिक्षक। एक कौन है? शिक्षार्थी। और साथ में क्या जुड़ गया है? पाठ्यक्रम। ये सिलेबस भी जुड़ गया है ना। अच्छा, ये बातें तो आपने खूब सीख ली है ना, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किसको समाज बताया और किसने पाठ्यक्रम बताया, ये तो सीख लिया आपने। मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। बताओ, पाठ्यक्रम नामक तीसरा आयाम आ गया ना। अब ना तो शिक्षक अपनी मर्जी से चल सकता, ना शिक्षार्थी अपनी मर्जी से चल सकता। और जैसे ही शिक्षक अपनी मर्जी से चलने लगता है, शिक्षार्थी कहता है सर लौट आइए, वापस लौट आइए, सिलेबस में आ जाइए, पाठ्यक्रम से बाहर आइए। जैसे ही आरपीएससी पाठ्यक्रम से बाहर सवाल देती है, तुरंत हाईकोर्ट में जाते हैं, बोले सिलेबस से बाहर था। बात समझ पा रहे हैं ना? तो वर्तमान की जो शिक्षा है ना, वो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तीन आयाम हो गए उसके। अच्छा, मुझे बताइए ये आधुनिक काल की शिक्षा है कि नहीं है? कौन से काल की है? आधुनिक काल की है। इस प्रकार की शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा होती है कि नहीं होती है? शिक्षक के अनुसार सिलेबस बनाया, बालक के अनुसार सिलेबस बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? तो ऐसी शिक्षा कैसी होगी? बाल केंद्रित। यह उदाहरण कौन देता है? कौन देता है? जॉन डीवी। कौन देता है? बाद में इसमें किसने क्या जोड़ दिया था वो अपने पता नहीं है, इतना ध्यान रखना है। त्रिमुखी शिक्षा की प्रक्रिया की बात किसने बताई है? जॉन डीवी ने बताई। और तीन मुख, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ध्यान रखिएगा। अब लौटिए सवाल पर। कहाँ है अपना वाला सवाल? ये रहा। पहला सवाल क्या था? शिक्षा की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? द्विमुखी भी है और त्रिमुखी भी है, दोनों है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा। फिर पूछा प्राचीन काल में शिक्षा की प्रक्रिया होती थी तो द्विमुखी, और आधुनिक काल में है तो त्रिमुखी। बात क्लियर है? लिखो। ये ऐसे कैसे छाप लो? टेबल बना रखी है आपने?
हो गया क्या? अब हो गया? अच्छा, आपका मेमोरी टेस्ट करूंगा मैं। एक मेमोरी टेस्ट होता है ना कई बार, मेमोरी टेस्ट एक बार भी नहीं हुआ है? चल मैं कर लेता हूं ना। एक बार हुआ था। किसके कितनी मेमोरी निकली है? सबसे ज्यादा किसकी निकली थी मेमोरी? मैडम सबसे ज्यादा थी आपकी। फिर मुझे बताओ देखे, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? पड़ोसी को बता दो, मैं समझ जाऊंगा। सही बताएं तो। सही बता रहे हैं क्या? मेमोरी अच्छी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मेमोरी किसकी आई थी? बहुत अच्छा। ये बैक बेंचर से कुछ कर सकते हैं। ये आगे तो ऐसे ही मुझे लगता है वाटसन और विलियम जेम्स बैठ गए हैं सारे के सारे। अच्छा, तीसरे नंबर पर कौन आया था मेमोरी में? तीसरे नंबर पर कई लोग आए थे संयुक्त रूप से, है ना? यहां भी थे। अरे लड़के तो क्या कि मेमोरी दिखाते नहीं है, ये प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये तो प्रदर्शित डायरेक्ट एग्जाम में ही करेंगे, है ना? आपने प्रदर्शित करनी भी नहीं है। चलिए मैं टेस्ट करता हूं आपका ना, देखिए किसके पास कितनी मेमोरी है। अच्छा मुझे बताइए, ये कौन है? ये थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। याद रह जाएगा। ये कौन है? थॉर्नडाइक। ये पावलोव है। ये स्किनर है। कौन है? स्किनर। और कॉलर है। कॉलर नाम तो सुना हुआ है ना? ये कौन है? कॉलर। अच्छा, ये हल है। CL हल। क्लार्क हल है ना? ये हल है। ये कौन है? ये है बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा। कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। अब बताओ देखे, बांडुरा। अच्छा वापस बताओ। फिर बताओ। सबको याद करना है। बोले ये तो पहले ही याद था। अच्छा, मैं एक चीज जोड़ रहा हूं इसके साथ, है ना? मेमोरी तो तभी टेस्ट होगी ना वास्तव में। अच्छा देखो, ये अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। ये रूस का है। ये रूस, ये अमेरिका का है। ये जर्मनी का है। बताओ। अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मनी। ये फिर अमेरिका का है। हल्क फिर अमेरिका का है। और ये कनाडा का है। बताओ। अमेरिका, रूस, अमेरिका, वेरी गुड। कितना अच्छा याद है ना? अब मुझे प्रारंभ से बताओ। थॉर्नडाइक, कईयों के तो मामला गड़बड़ हो गया भाई। मामला गड़बड़ नहीं होना है। अच्छा, एक चीज और जोड़ दूं, सिर्फ एक चीज। मेमोरी टेस्ट
प्रथम स्थान वाले बैठे ना यहाँ, तृतीय स्थान पर भी बहुत सारे लोग हैं। एक चीज और जोड़ देता हूं, किसने किस पर प्रयोग किया था? क्लास चल रही है। पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सर आपकी फोटो सुंदर नहीं आ रही है, यहां सुंदर आएगी। अब इनको कौन समझाए भाई, जैसा है वैसी तो आ ही जाएगी। चलिए फिर भी मैं क्या है कि आपके नजदीक आना चाहता हूं, लेकिन ये दुश्मन जमाना आने नहीं दे रहा है। चलिए बताओ। हाँ अरे सर ये कॉलर, हल, बांडुरा, अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा। सिर्फ एक चीज जोड़ रहा हूं ना, और वो है किसने किस पर प्रयोग किया। किसने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली, कुत्ता। मैं उस बात पर नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा यूं हो जाऊं। बिल्ली, कुत्ता। अरे मैं इनके प्रयोग बता रहा हूं। बिल्ली, कुत्ता, कबूतर और चूहा। कौन है? कबूतर, चूहा। बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, चूहा। मैं जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूं उसी में। चिंपांजी। क्या नाम है? चिंपांजी। चिंपांजी का नाम सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। याद सबको करना है। चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान। बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, चूहा, चिंपांजी, सुल्तान। सुल्तान। चूहा वापस क्या है? चूहा। बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, चूहा, चिंपांजी, सुल्तान, चूहा। अच्छा इसने 3 प्रयोग किए। बालक, गुड़िया, जोकर। बालक, गुड़िया, जोकर। बताओ। बालक, गुड़िया, जोकर। बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, चूहा, चिंपांजी, सुल्तान, चूहा, बालक, गुड़िया, जोकर। ध्यान रखिएगा, नहीं भूलोगे। बताओ तो। प्रारंभ से है ना? थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर, हल, बांडुरा। अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा। बिल्ली, कुत्ता, कबूतर। अच्छा अच्छा देखो कैसी विडंबना है। पढ़ने के बाद बिल्ली, कुत्ता, इसलिए डीएलएड किया था क्या हमने? बिल्ली, कुत्ता, चूहा, कबूतर, चूहा, चिंपांजी, सुल्तान, चूहा, बालक, गुड़िया, जोकर। देखो असली मेमोरी का टेस्ट जब होगा जब मैं चौथी चीज इनके साथ जोड़ूंगा। जब 4 नंबर की चीज, एक एक छोटी छोटी तो चीजें है ना। किसके सिद्धांत का नाम क्या था? किसके सिद्धांत का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा। किसके सिद्धांत का नाम क्या था? मैं सिद्धांत के नाम बता रहा हूं आपको। इसका सिद्धांत का नाम था बोल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। क्या नाम था? बोल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। बोल तो समझते हो ना, गलती, और प्रयत्न मतलब कोशिश। बोल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। बोलो देखें। एवं प्रयत्न का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बोल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये जो मेमोरी में जिन्होंने हाथ खड़े किए ना, उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उनको ही पूछूंगा मैं। हाँ ढंग से याद कर लेना। हाँ, बोल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत,
अनुकूलित अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का बताओ। बोले हम प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बोले हम प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत। बोले हम प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का, पुनर्बलन का सिद्धांत। इसने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एक बार सिद्धांत बताओ थे कि मुझे। बोले प्रयत्न का, अनुकूलित अनुक्रिया का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का, पुनर्बलन का, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब चारों को एक साथ जोड़ो। पावलोव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, थॉर्नडाइक, पावलोव, अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा। बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, चूहा, चिंपांजी, सुल्तान, चूहा, बालक, गुड़िया, जोकर। बोले हूं प्रयत्न का, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सूझ एवं अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, समझ। बोलो आज के आनंद की। 5 भजन हो गए पूरे, है ना? और 5 भजन हो गए, तो अब ये मैं मेमोरी का टेस्ट आज नहीं कल पूछूंगा, है ना? घर जाके यहां पर जो कोई लिख रहा है ना, ध्यान रखो, कोई लिखे नहीं इसको, केवल कहां रखना है? मेमोरी में लिखना। अधिगम में इतने ही फैक्ट है, अधिगम में जो फैक्ट बातें हैं ना वो इतनी ही है। अब बाकी कॉन्सेप्ट की बातें हैं वो मैं समझा दूंगा, ये याद कर लेना आप। और ये सिद्धांत है, मुख्य मुख्य 6 सिद्धांत है अधिगम के। पढ़ेंगे तो 12, लेकिन है कितने? मुख्य कितने? 6 सिद्धांत। और उन 6 सिद्धांतों की चर्चा मैंने आपको सिखा दी। हम कहां चल रहे थे? शिक्षा। अब इस शिक्षा की हमने प्रक्रिया देख ली है, शिक्षा के प्रकार देख लिए, तो एक चीज और लिख लो, परिभाषाएं। परिभाषाएं 1-2 परिभाषा तो लिखें। परिभाषाओं में पहले तो अपने वालों को याद करते हैं, बहुत मुश्किल से मिले हैं, मनोविज्ञान में मिलेंगे ही नहीं अपने। विवेकानंद, विवेकानंद। क्या लिखा है विवेकानंद जी ने? क्या है शिक्षा के बारे में क्या कहा है? लिखो, बालक की, ऐसे लिखो, बालक की अंतर्निहित क्षमताओं, बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रदर्शन ही शिक्षा है। बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रदर्शन ही बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रदर्शन ही शिक्षा है। अगले लिखो, गांधी जी। गांधी जी में लिखो, मैं मतलब गांधी जी खुद को संबोधित कर रहे हैं। मैं शिक्षा का अर्थ
बालक अथवा व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा में शिक्षा का अर्थ बालक अथवा व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा आदि के सर्वांगीण विकास से समझता हूँ। आदि के सर्वांगीण विकास से समझता हूँ। सर्वांगीण विकास से समझता हूँ। अगला लिखें आप लोग, अरस्तु। अरस्तु लिखो, शिक्षा व्यक्ति की शक्तियों का विकास करती है। व्यक्ति की शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति की शक्तियों का विकास करती है। शक्ति मतलब पावर। मुख्यतः, इसी में कंटिन्यू करेंगे, मुख्यतः मानसिक शक्तियों का विकास करती है। मुख्यतः मानसिक शक्तियों का विकास करती है ताकि मनुष्य परम सत्य, शिव एवं सुंदर का, नहीं सुना क्या, सत्यम शिवम सुंदरम, परम सत्य शिव एवं सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके। चिंतन करने योग्य बन सके। चिंतन करने योग्य बन सके। पढ़ो देखिए इस परिभाषा को क्या कह रही है। ये कह रहा है मनुष्य की पावर्स बढ़ाती है, और मुख्य रूप से कौन सी पावर्स? मेंटल पावर्स। और मेंटल पावर्स बढ़ाती है ताकि मनुष्य सत्यम शिवम और सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। और इसके बिना तो मनोविज्ञान अधूरी है। क्रो एंड क्रो, ये तो हर जगह आ गया, कोई सा भी टॉपिक अछूता नहीं है इसे। क्रो एंड क्रो। लिखो, शिक्षा व्यक्तिकरण एवं सामाजिकरण की सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्तिकरण एवं सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति एवं
समाज उपयोगिता एवं समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है, को बढ़ावा देती है। उन्नति एवं समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। बात समझ पा रहे हैं क्या? क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस है, एजुकेशन एक क्या है? प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? एक तो व्यक्तिकरण की और एक समाजीकरण की। मतलब सोशलाइजेशन की भी है और इंडिविजुअलाइजेशन की भी है। मतलब इंडिविजुअल भी काम आती है शिक्षा और समाज के भी काम आती है, दोनों की प्रक्रिया है। और यदि बालक शिक्षा लेता है, व्यक्ति शिक्षा लेता है, तो वो उसकी खुद की व्यक्तिगत उन्नति तो करती है, इंडिविजुअल प्रोग्रेस तो करता ही है, साथ में उसको समाज के लिए सोशल यूजफुल भी बनाता है। समाज के लिए यूजफुल मतलब उपयोगी भी बनाता है। आप जब शिक्षा लेोगे ना तो आपकी खुद की तो उन्नति होगी, साथ में आप समाज में भी क्या बन जाओगे? उपयोगी बन जाओगे। समाज के लिए भी आप उपयोगी सिद्ध हो जाएंगे। तो ये कौन कह रहा है हमें? क्रो एंड क्रो। इसकी परिभाषा ज्यादा पूछी जाती है क्रो एंड क्रो की, कि व्यक्तिकरण और समाजीकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उपयोगिता को बढ़ावा देती है। फिर देखो, एक चीज तो हमारे थी मनोविज्ञान और एक क्या थी? शिक्षा। बाकी शिक्षा पर बहुत सारी चर्चा नहीं की जा सकती है मनोविज्ञान में। शिक्षा के बारे में हम इतना ही जान सकते हैं कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। अच्छा, ये शिक्षा जो है ना, मूल रूप से अब ये समझ में आने लगा है। देखो, मनोविज्ञान तो व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। बात समझ रहे हैं? मनोविज्ञान तो व्यवहार का क्या कर रहा था? अध्ययन कर रहा था। और शिक्षा है ना, वो व्यवहार में क्या कर रही है? परिवर्तन। व्यवहार में क्या कर रहा है? परिवर्तन। एजुकेशन वही तो कर रही है ना कि व्यवहार में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब, परिवर्तन शब्द को भी हम काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे परिमार्जन। क्या लेंगे? परिमार्जन। परिवर्तन तो नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन कभी भी शिक्षा नकारात्मक नहीं जा सकती है, एजुकेशन कभी भी नकारात्मक नहीं जा सकती है। तो परिमार्जन यानी शुद्धिकरण करती है। व्यवहार में क्या करती है? शुद्धिकरण। मनोविज्ञान तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा क्या करती है? बालकों के व्यवहार में शुद्धता लाती है, परिमार्जन लाती है। चलिए, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। अगली अपनी स्वतंत्र हेडिंग लिखो, जैसे शिक्षा लिखा था ना वैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखो, मुझे ऑनलाइन पहले ही सवाल पूछ लिया आते ही, बोले मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर है क्या? पूछा था ना, उसका जवाब यहां देखना। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर है क्या? है? क्या है? समझाओ, देखिए, फेंको। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर है क्या? मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर है क्या? हाँ, शैक्षिक प्रक्रिया में काम आती है शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं ना, मनोविज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज है। मनोविज्ञान है ना, उसकी बहुत सारी ब्रांच है, मतलब शाखाएं हैं। क्या है? शाखाएं। या मैं कह रहा हूं मनोविज्ञान कई प्रकार की होती है। यदि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत हम जिस क्षेत्र में यूज ले ले, वो उसी क्षेत्र का मनोविज्ञान बन जाता है। मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है, उसके नियम और सिद्धांत फिक्स है। यदि उसके नियम और सिद्धांतों को हम उठा के जिस क्षेत्र में काम ले रहे हैं, वो उसी क्षेत्र का मनोविज्ञान बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे आपने मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को उठा के शिक्षा के क्षेत्र में काम ले लिया तो शिक्षा मनोविज्ञान। उद्योग के क्षेत्र में काम ले लिया, औद्योगिक मनोविज्ञान। पशुओं के क्षेत्र में काम ले लिया, पशु मनोविज्ञान। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? किशोरों के संबंध में काम ले लिया, बूढ़े व्यक्तियों के संबंध में काम ले लिया। बूढ़ा मनोविज्ञान नहीं, वृद्ध मनोविज्ञान।
अच्छा, मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को वृद्ध व्यक्तियों के रूप में काम लिया तो वृद्ध मनोविज्ञान। मुझे बताइए, अच्छा जरा मनोविज्ञान कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? जरा। जरा किसको कहते हैं? बुढ़ापे को कहते हैं ना। मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान कब पैदा हुई? 16वीं सदी में। दर्शन शास्त्र से अलग हो रही है कि नहीं हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान पैदा हुई 20वीं सदी में। कब हुई है? सन 1900 में मानी जाती है। और सन 1900 का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है ना भाई। मनोविज्ञान तो पहले पैदा हो गया, लेकिन मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में काम लेंगे ये तो हमने सोचा है 1900 में, सन 1900 में, मतलब आज से लगभग 125 साल पहले शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा, ये कहां सोचा गया? भारत में? अमेरिका में। कहां सोचा गया? अमेरिका में। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान अमेरिका में पैदा हुई है। और शिक्षा, इस मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का जो सर्वाधिक प्रयास किया गया वो थॉर्नडाइक ने किया। मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को किस में लागू करें आप? शिक्षा में। यह सर्वाधिक प्रयास किसने किया? इसलिए थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। थॉर्नडाइक क्या कहलाते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। बात समझ आएंगे? लिखो देखिए एक लाइन में। लिखो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, फिर कोमा लगा के लिखना, मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो 20वीं सदी में, जो 20वीं सदी में अमेरिका में पैदा हुई, जो 20वीं सदी में अमेरिका में पैदा हुई। बीसवीं सदी में कहां पैदा होती है? अमेरिका में पैदा होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। इसके जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। इसके जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। हो गया क्या? अच्छा, बाद में आगे बहुत सारे डिटेल नहीं लिखना है हमें। इसको 1920 में इसको विकसित करने के लिए अमेरिका में खूब प्रयास हुए। 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इस शिक्षा मनोविज्ञान को, शिक्षक प्रशिक्षण जितने भी कॉलेज थे ना, बीएड और डीएलएड के कॉलेज थे, उनमें एक अनिवार्य और स्वतंत्र विषय के रूप में लागू कर दिया था। और भारत में इसका प्रचलन आज़ादी के बाद हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान को, एजुकेशन साइकोलॉजी को अनिवार्य विषय के रूप में आज़ादी के बाद ही हमने 1952 में सर्वप्रथम लागू करना, स्वतंत्र विषय के रूप में। पहले हम लोग इसको पढ़ते थे, लेकिन दर्शन के साथ में इसकी कुछ बातें पढ़ लिया करते थे। हम लोग स्वतंत्र अभी पढ़ने लगे हैं इसको। अच्छा, मैंने 2-3 बातें ही तो करनी थी ना आपसे इस शिक्षा मनोविज्ञान में। पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान की 1-2 परिभाषाएं लिखो भाई, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? कोल्सनिक, कोल्सनिक लिखो, मनोविज्ञान के नियमों मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का, मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना
मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। हो गया? एक लिखो स्किनर। स्किनर की दो परिभाषाएं लिखनी है शिक्षा मनोविज्ञान की। स्किनर में लिखो, शैक्षणिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। शैक्षणिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरी परिभाषा लिखो, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से है। एक व्यक्ति लिखो पील। पील पील इसमें लिखो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। कितनी अच्छी परिभाषा दी है। मैं तो इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जीव तो रहे। कितनी छोटी सी परिभाषा, शिक्षा का विज्ञान है, आराम से याद हो जाती है। पता नहीं कुछ मनोवैज्ञानिकों को तो इतना मजा आता है उस परिभाषा को उलझाने में, उल्टी सीधी उलझाते। जैसे बोरोन उलझा रहा था ना, बात तो दो ही कहनी थी, लाइन 4 लिख दी उसने। अच्छा वो तो लिखो अपना क्रो एंड क्रो, उसके बिना तो पूरा होना ही नहीं है। क्रो एंड क्रो लिखो। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन। अधिगम मतलब सीखने के अनुभव। अधिगम अनुभवों का वर्णन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अधिगम अनुभवों का वर्णन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है।
बात समझ रहे हैं क्या? देखो इस परिभाषा में, पहली परिभाषा में सब कुछ समझ गए हम, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। यदि हम शिक्षा के मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत कहां लागू करेंगे तो क्या बन जाएगा? फिर हमने एक लाइन लिख रखी है कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक क्या है? शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की तो ब्रांच है ना भाई, जिसका प्रयोग कहां किया जाता है? जिसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब मनोविज्ञान को उठा के लाके किसी भी क्षेत्र में पटक दोगे ना, वो उसका मनोविज्ञान बन जाएगा। बात समझ पा रहे? अच्छा, आपको पता है मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं। जिस क्षेत्र में मनोविज्ञान को काम में लिया गया, जिस क्षेत्र में अध्ययन हुए, उस क्षेत्र में मनोविज्ञान की शाखा स्थापित हो गई। मनोविज्ञान की एक सबसे नवीनतम शाखा कौन सी है, जो सबसे नई है? कौन सी है? परा। वेरी गुड। कौन सी मनोविज्ञान है? परा मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की नई शाखा अभी निर्मित नहीं हुई है भाई, निर्माण पूरी का नहीं हुआ है अभी। परा मनोविज्ञान को पढ़ने में कुछ नहीं मिलेगा अभी, अभी विकसित हो रही है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वैसे परा मनोविज्ञान आ रही है। तो परा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? पर किसका? पराये धन का। किसका किया जाएगा? परा मनोविज्ञान। पराये धन का। पराया धन क्या होता है? महिला को, एक लड़की को पराया धन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पराये धन पर ज्यादा ध्यान रखती है। पराये के धन पर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, कहते हैं ना हस्बैंड का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसका पूरी उम्र हंस हंस के पत्नी बैंड बजाती हो, वो क्या कहलाता है? हस्बैंड। लेकिन मैं तो परा मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। परियों का दिन, जय हो। कितना सुंदर सा शब्द लगता है ना, जैसे ऐसा लगता है जैसे बीच में बैठे हो गद्दी पर, चारों ओर परियां पेक लिए खड़ी हो, बोले विस्की लोगे ये हैं? ओहो, इंद्र भगवान की सी फीलिंग आती है। अनसुलझी गुत्थियों का अध्ययन किया जाता है। अनसुलझी गुत्थियां, एक ही बात है। कभी सुलझ ही नहीं पाए ऐसी गुत्थियां, जैसे भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, ये अनसुलझी गुत्थियां है कि नहीं है? आज तक हम क्या एक निष्कर्ष पर पहुंच पाए क्या? भूत प्रेत क्या होता है, जादू टोना टोटका होता है कि नहीं होता है, तांत्रिक शक्ति होती है कि नहीं हो सकती है, आत्मा परमात्मा होता है कि नहीं होता है, ये सारी की सारी अनसुलझी गुत्थियां हैं। इन पर अध्ययन चल रहा है। किस में चल रहा है? परा मनोविज्ञान में। थोड़े दिनों में परा मनोविज्ञान आपके सामने उपस्थित होगी और फिर वो बता देगी क्या है। वही बताएगी या नहीं बता पाएगी? देखो, बता पाए नहीं बता पाए वो अलग बात है, लेकिन वो प्रयोग किया जा रहा है। मतलब वर्तमान में परा मनोविज्ञान सबसे नवीनतम सब्जेक्ट है। कहीं साइड में ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो, मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा परा मनोविज्ञान है। यह कभी नहीं पूछा जाएगा इसकी कितनी शाखाएं हैं, कितने ब्रांचेज है, लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है सबसे नई कौन सी है। सबसे नवीनतम शाखा कौन सी है? परा मनोविज्ञान। और किसका अध्ययन किया जाएगा? बस इतना सा लिख लो, भूत प्रेत, समझ जाएंगे आप। भूत प्रेत का अध्ययन होगा। अच्छा, भूत होता है क्या? होता है। जादू टोना टोटका होता है क्या? देखो, यही तो अनसुलझी रह गई ना। आधे लोग कह रहे हैं हाँ, आधे लोग कह रहे हैं ना। इसका ही समाधान करना है इसके अंतर्गत। हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या एक सवाल पूछ लूं आपको यहां पर?
सवाल लिख ही लो आप, यहीं यहीं एक सवाल लिखो, अलग से क्वेश्चन लिखो। लिखो मनोविज्ञान मनोविज्ञान क्वेश्चन लिखा है क्या आपने? लिख लिया मनोविज्ञान, फिर उत्तर ही लिख लो आगे, डेस लगा के लिख लो, डेस लगाओ। हाँ लिखा रहने दो, जो क्वेश्चन लिखा है ना उसको लिखा रहने दो। मनोविज्ञान, बस क्वेश्चन इतना ही है, डेस लगा के लिखो। व्यवहार का अध्ययन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। व्यवहार का अध्ययन। फिर लिखोगे शिक्षा, शिक्षा क्या करता है? व्यवहार का परिमार्जन, या फिर जिसे कहे तो व्यवहार का शुद्धिकरण। व्यवहार का परिमार्जन या व्यवहार का शुद्धिकरण। व्यवहार का परिमार्जन या व्यवहार का शुद्धिकरण। दो तो मैंने लिख के दे दिए हैं, तीसरा वाला आपको खुद को ही लिखना है। शिक्षा मनोविज्ञान। बताओ व्यवहार का परिमार्जन, दो जवाब। जवाब नहीं दे पा रहे तो सोचो इस बात को कि क्या जवाब हो सकता है इसका। यह मैंने पहले लिखा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है, इसका उत्तर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन करना। दूसरा लिखा शिक्षा का प्रमुख कार्य है व्यवहार का परिमार्जन या शुद्धिकरण करना। अब मैंने तीसरा लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है व्यवहार का अध्ययन करना और व्यवहार का परिमार्जन करना। इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। हाँ ये कह रहे हैं व्यवहार के परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। समझ है क्या आप? व्यवहार के परिमार्जन करने के लिए, यदि मैं मेरी शक्ल को बिगाड़ता नहीं ना तो आप सहमत हो जाते। फिर मैंने कहा व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन, आप सहमत नहीं हुए। यही मनोविज्ञान है, जबकि इन्होंने बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान है। इस बात को समझिएगा। यहां से दो सवाल हल होंगे आपके। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। बस फर्क इतना है कि मनोविज्ञान सभी प्राणियों के व्यवहार का सभी परिस्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और शिक्षा मनोविज्ञान केवल शैक्षणिक परिस्थितियों में केवल मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्योंकि शिक्षा कौन ले सकता है? मानव। शिक्षा जो लेता है उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करोगे तो कौन सी परिस्थितियां लानी पड़ेगी? शैक्षणिक। बालक है, उस बालक के शिक्षा के संबंध में व्यवहार का अध्ययन करोगे तो क्या वो खेत में काम कर रहा है उस समय हो जाएगा क्या? परिस्थितियां कौन सी होनी चाहिए? शैक्षणिक होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मनोविज्ञान प्रत्येक प्राणी के व्यवहार का प्रत्येक परिस्थिति में वैज्ञानिक अध्ययन करता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान केवल बालकों का या केवल व्यक्तियों का केवल शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, परिमार्जन नहीं करता है। फिर बात नहीं समझ में आई। क्या करेगा? शिक्षा क्या होगी?
मनोविज्ञान क्या होगी और शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगी। मैं आपको यह कह रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान है ना, यह शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यह क्या है, मनोविज्ञान है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि यह केवल किसके क्षेत्र में काम ली जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम में ली जा रही है। देखो, मनोविज्ञान का काम होता है व्यवहार का अध्ययन करना और शिक्षा का काम होता है व्यवहार में शुद्धिकरण करना, व्यवहार का परिमार्जन। आप याद करके देखिए, हम बालक को शिक्षा देते हैं और शिक्षा के बाद व्यक्ति बालक हमेशा सभ्य होता है। शिक्षा के बाद उसके व्यवहार में शिक्षा क्यों देते हैं? वो यदि चोरी कर रहा है उसको हम शिक्षा देते हैं तो उस चोरी वाले व्यवहार में क्या कर लेगा, वो परिमार्जन कर लेगा। बात समझ में आ रही है? यदि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में परिमार्जन करता नहीं है, केवल व्यवहार का अध्ययन करता है। यदि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता, व्यवहार का परिमार्जन करता, शुद्धिकरण करता, तो हम पहली क्लास से बालकों को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाते। बात समझ पा रहे हैं क्या? शिक्षा मनोविज्ञान किसको पढ़ा रहे हैं हम? टीचर को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक को पढ़ा रहे हैं। देखिए, वास्तव में हुआ क्या? वास्तव में यह हुआ कि अपने यहां पर तो शिक्षा का नामो निशान नहीं था भाई। अपने तो वो गुरुकुल वाली शिक्षा पहले चली थी, कोई अलग बात थी। बाकी उसके बाद में मध्यकाल में आके शिक्षा का बिल्कुल पतन हो गया था, दमन हो गया था, कोई लेना देना नहीं था अपने को शिक्षा का। स्कूल क्या होता है ये हमें नहीं पता है। हमसे पहले यूरोपीय देशों में शिक्षा फैलने लगी थी, शिक्षा का विस्तार हुआ, शिक्षा की शुरुआत हुई। कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं। फ्रांस में सबसे पहले आपको पता हो तो देखो, बुद्धि के परीक्षण वगैरह बनाए गए थे, शिक्षा चली वहां पर। एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, एक टीचर उनको पढ़ा रहा है। ध्यान से समझना, हमें क्यों जरूरत पड़ी शिक्षा मनोविज्ञान की। 50 स्टूडेंट बैठे, एक टीचर पढ़ा रहा है और वो टीचर सबको समान तरीके से पढ़ा रहा है। वो वही शिक्षण विधि यूज ले रहा है जो इसके लिए काम आएगी, वो इसके लिए काम आ रही है। एक तरीके से पढ़ा रहा है, एक समय में पढ़ा रहा है, एक जितना पढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट में एक बच्चा बहुत टॉपर चला जाता है, एक बच्चा बहुत लोअर रह जाता है, कुछ बच्चे मीडियम रह जाते हैं, कुछ बच्चे मीडियम से अपर रह जाते हैं, एबव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लास में नींद आती है। क्या होता है? और नींद लेना मना है, मना नहीं, नींद लेना गुनाह है। क्या है? मुझे पता है, हल्के हल्के ये पंखे चल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इधर बोले बकवास करने दे, इसको कर रहा है जितनी, अपने तो एक नींद निकाल ले ढंग की सीख। तुम पढ़ लो रे, तुम्हारा ही भला है, मेरा कोई भला नहीं है इसमें। मेरा तो इसमें भला है कि तुम नहीं पढ़ो, ताकि अगली बार और आओ, ताकि हमारा धंधा चलता रहे। हमारा तो इसमें भला है, हमारा इसमें कतई भला नहीं है कि आप पढ़ के नौकरी लग जाओ। सिर्फ कहने की बातें हैं। हम तो यही चाहते हैं कम से कम नौकरी लगे, ताकि दूसरी बार फिर आए यहां। ये मनोविज्ञान ही तो है। चलिए छोड़िए उन बातों को, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि यूरोपीय जो देश थे उनमें शिक्षा चली, औपचारिक शिक्षा। एक क्लास में एक टीचर 50 स्टूडेंट को पढ़ाता, रिजल्ट देखता, भिन्न भिन्न आता, रिजल्ट अलग अलग आता। क्या कारण हो सकता है? वो लोग चिंतित हो गए बड़े, क्योंकि उस समय बुद्धि नहीं आया था भाई। बुद्धि नामक शब्द ही नहीं था उस समय। बुद्धि तो अभी आया 1885 में। मुझे लगता है 140 साल पहले बुद्धि आई है, इससे पहले वाले लोगों की बुद्धि नहीं थी। बुद्धि तो थी, लेकिन ये उसको बुद्धि कहते हैं, ये हमें पता नहीं था। अब उन्होंने कहा यार क्या कारण हो सकता है ऐसा। वो उन बच्चों को जो निम्न आते थे उनको ढंग से डंडा लेके ढंग से पीटते थे। बोले तुम पढ़ते नहीं हो। आज भी पीटते हैं, बोले तुम पढ़ते नहीं हो। उन पर लांछन लगाते। मनोविज्ञान पढ़ते नहीं है हम लोग केवल उन पर लांछन लगाते हैं कि ये तू पढ़ता नहीं है। और जो सबसे इंटेलिजेंट होता है ना, जो सबसे नंबर 1 पर आता है, उसके साथ तुलना करते हैं। बोले वही 2 रोटी खाता है, तू भी 2 रोटी खाता है, तो इससे ज्यादा खाता है, तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है क्या, तू पढ़ क्यों नहीं रहा है। ऐसी ऐसी बातें उसको सुनाते हैं, चूंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। देखिए, तो उन लोगों ने कहा कि एक काम कीजिए, ये बात आपको कौन बता सकता है कि इसके परिणाम कम क्यों आया, इसके ज्यादा नंबर क्यों आए, ये ज्यादा क्यों सीख गया, ये कम क्यों सीखा, ये बात कौन समझा सकता है। तो किसी ने बताया कि ये बात मनोवैज्ञानिक समझा सकता है।
अच्छा, बोले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो फिर उन्होंने नाम बताए उस टाइम के, फ्रांसिस गाल्टनर, अल्फ्रेड विनेर, साइमनर, ऐसे नाम बताया उन्होंने। बोला अच्छा ये मनोवैज्ञानिक है, ये बता देंगे ना हमें। वो लोग दौड़े दौड़े गए मनोवैज्ञानिक के पास और बोले तुम बताओ। मनोवैज्ञानिक आए और आकर उन्होंने परीक्षण किया और फिर कहा कि ये मंदबुद्धि है, ये एवरेज बुद्धि है, ये प्रतिभाशाली है, ये सृजनशील है, इसको पढ़ाने के लिए इस शिक्षण विधि को काम में लिया जाना चाहिए, इसको पढ़ाने के लिए इस शिक्षण विधि का काम में लिया जाना चाहिए। अलग अलग शिक्षण विधियां बता दी उन्होंने, अलग अलग वर्ग बता दी, कैटेगरी बता दी। टीचर को याद नहीं रही। टीचर ने कहा भाई मुझे तो कैसे याद रहेगी ये पढ़ाने वाले को। तो फिर कहा कि एक एक क्लास में एक एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया जाए। एक टीचर पढ़ाएगा, मनोवैज्ञानिक बेटा रहेगा, मनोवैज्ञानिक पूरा अध्ययन करेगा, अध्ययन करके फिर उस टीचर को कहेगा कि इस तरीके से पढ़ा। मुझे बताइए, शिक्षा मनोविज्ञानी तो काम में ली जा रही है ना। शिक्षा की परिस्थितियों में बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही तो कर रहा है ना वो बेटा। शिक्षा तो नहीं दे रहा है ना। फिर देखिए, पहली बात तो ये कि भाई खर्चा टीचर के लिए ही नहीं है, पेमेंट उस मनोवैज्ञानिक को कहां से दें? एक क्लास में 2 टीचर कैसे लगाए, एक मनोवैज्ञानिक और एक शिक्षक? फिर दूसरी बात, जो रिजल्ट वो देख पा रहा है मनोवैज्ञानिक, क्या वो रिजल्ट उसको समझा पा रहा है? क्या जो बात वो समझाना चाहता है उसके अनुसार वो अपने आप को बदल रहा है क्या टीचर? भिन्नता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई बीच में एक वाया होने से डिफरेंस आ जाता है कि नहीं आ जाता है बातों में? तो फिर कहा क्यों नहीं यार इस शिक्षक को ही मनोवैज्ञानिक बना दो। क्या कर दिया जाए? शिक्षक को ही मनोवैज्ञानिक बना दिया जाए, ताकि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कर लेगा और वैज्ञानिक अध्ययन करके फिर उन्हें क्या देगा? शिक्षा देगा, जिस अनुसार उन्हें आवश्यकता होगी। और शिक्षा देगा तो उनके व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिमार्जन आ जाएगा। परिमार्जन शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं आया है, किससे आया है? शिक्षा से आया है। व्यवहार में परिवर्तन किससे आया है? शिक्षा से आया है। और जो कक्ष में शिक्षक उन बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसको सिखाया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान नामक सब्जेक्ट में कि आपको कैसे अध्ययन करना है, आपको बालकों के व्यवहार का अध्ययन कैसे करना है। ये किस में सिखाया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में, कि किस तरीके से बालकों को पढ़ाना है, किस तरीके से उनके व्यवहार का अध्ययन करना है, कौन से प्रकार के बालक के लिए कौन सी मेथड आपको काम में लेनी है। बात समझ पा रहे ना? इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान एक क्या है? मनोविज्ञान, न कि शिक्षा। मनोविज्ञान का एक छोटा सा भाग है शिक्षा मनोविज्ञान, जो केवल जब मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों को हम शिक्षा के क्षेत्र में काम में ले लेते हैं ना, तो उनको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में परिमार्जन नहीं करता है, केवल व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। केवल किसका? बालकों का। बात समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, तो बालकों के व्यवहार में परिमार्जन करने के लिए बालकों के व्यवहार का क्या करता है? भाई हम आगे क्या करेंगे? बालकों के व्यवहार में परिवर्तन ही तो करेंगे ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। एक लाइन में लिखो, देखें, लिखो, व्यवहार में परिमार्जन करने हेतु व्यवहार में परिमार्जन करने हेतु व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार में परिमार्जन हेतु व्यवहार का अध्ययन करना। परिमार्जन करने हेतु व्यवहार का अध्ययन करना। हो गया? फिर नीचे नोट लगाए, एक लाइन लिखो, लिखो मनोविज्ञान मनोविज्ञान प्रत्येक परिस्थिति में, मनोविज्ञान प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्राणियों के
सभी प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान और ऊपर दिखाओ, देखिए कोई काम का भी कमेंट है क्या? थोड़ा सा एक मुझे पूछा ना। सर आप चले जाओगे या बता जाओ ना, जयपुर होगा ठीक या ये मित्र पर क्या होगा? अच्छा वो OTR की बात कर रहे हैं क्या? वो YouTube पे देख लो आप वीडियो। मेरा काम पड़ा ही नहीं OTR से, मेरे ज़माने में OTR था ही नहीं, अब आया OTR। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूछ रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हो उसके जैसे कोई रजिस्ट्री करवा ली है प्लॉट की? हाँ ई मित्र में चले जाओ आप, जयपुर नहीं जाना है। और वैसे घूमने की इच्छा है तो घर वालों को कह दो कि OTR से ही करवा के आ रहा हूँ, 1-2 दिन घूम के आ जाओ। बस लिखिए क्या लिखा है? जबकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल शैक्षणिक परिस्थितियों में केवल मनुष्य प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस लाइन को पढ़ो, देखिए क्या लिखा हुआ है। इस बात को समझ जाओगे ना, दोनों ही अध्ययन है, चाहे मनोविज्ञान की बात करें चाहे शिक्षा मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान सब प्राणियों का सब क्षेत्रों में, और शिक्षा मनोविज्ञान केवल शिक्षा के क्षेत्र में केवल मनुष्य प्राणियों का अध्ययन करता है। बस इतना सा अंतर है। टाइम हो गया क्या? वेरी गुड। आगे की चीजें कल पढ़ेंगे, है ना? कल इसको थोड़ा शेष रहा है, कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे।